नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अप पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के लिए संविधान का और जीके जीएस का चौथा क्लास है और इसमें हम आपको लेकर आते हैं 15 क्वेश्चनों का एक सेट जो विभिन्न सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए उनका, और उस पर हम अच्छे से एक्सप्लेन करके चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक है वह राष्ट्रपति बुलाता है। अब जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 जो है वह संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है इसकी अध्यक्षता करता है। अब यहाँ पे होता है कि किस प्रकार के विधेयक पर यह बुलाता है। तो भारतीय संविधान में जो है वह 4 प्रकार के विधेयक हैं। पहला है आपका साधारण विधेयक, दूसरा है आपका धन विधेयक, तीसरा है आपका वित्त विधेयक, और चौथा है आपका संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। तो अब यहाँ पे ये चर्चा कर लेते हैं कि किन किन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अब यहाँ पे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह यह निर्णय लेता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। आगे की अगर हम बात करें तो अभी तक कुल कितने संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं? तो अभी तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। पहली बार जो बुलाया गया था वह था दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम के लिए बुलाया गया था साल 1961 में, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। दूसरा था आपका बैंकिंग बिल था। बैंकिंग बिल था और बैंकिंग बिल के लिए बुलाया गया था साल 1978 में। और तीसरा जो बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन वो था आपका पोटा कानून, जो आतंकवाद से संबंधित था। पोटा कानून के लिए साल 2002 में। और अटल बिहारी वाजपेयी इस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो अब ये पूरा आपका फैक्ट रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक होता है संसद, और संसद जो होता है 3 लोगों से मिलकर बनता है। एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। उसी प्रकार से राज्यों में होता है विधान मंडल। तो विधान मंडल में कौन कौन होता है? तो आपका विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो अगर राज्यों में विधानसभा के लिए पूछा जाए तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, और गवर्नर के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वह 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अब यहाँ पे है आपका कि अगर गांव के सरपंच आप बनते हैं तो सरपंच के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है 21 वर्ष, और वोटिंग करने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है आपका 18 वर्ष। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में कि इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था 3 अप्रैल साल 1852 को। 3 अप्रैल साल 1952 को इसका गठन किया गया था, और इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 में 80 में की गई है। और अगर बात किया जाए कि सबसे पहले द्विसदनीय विधान की बात किस अधिनियम में की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में सबसे पहले द्विसदनीय अधिनियम की बात की गई थी, द्विसदनीय विधायिका की बातें की गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसके क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है।
ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ये एक अस्थायी सदन है। और इसका सभापति कौन होता है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही इसका सभापति होता है। और इसका जो सभापति होता है वह सदन का सदस्य नहीं होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा के सभापति का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो आंसर सही होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो जैसा कि मैंने बात किया कि संसद में 3 लोग आते हैं। संसद की व्याख्या आर्टिकल 79 में की गई है, आर्टिकल 79 में। उसके बाद संसद में कौन कौन आता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इनको मिलकर संसद बनता है। राज्यसभा के यहाँ पे राज्यसभा की अगर बातें किया जाए तो राज्यसभा की व्याख्या की गई है आर्टिकल 18 में, और लोकसभा की व्याख्या की गई है आर्टिकल 81 में, और राष्ट्रपति की व्याख्या की गई है आर्टिकल 52 में। तो इनको मिलकर क्या होता है कि संसद बनता है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए कौन हटा सकता है, तो संसद ही हटा सकता है। तो इसीलिए हमने आपको संसद के बारे में बताया। अब यहाँ पे आपने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 61 पढ़ा होगा। आर्टिकल 61 जो है वह क्या कहता है, महाभियोग के बारे में। तो महाभियोग क्या होता है, तो जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से नहीं करता है, संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, तब उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। और यह राष्ट्रपति के लिए महाभियोग किसी भी सदन में, चाहे तो राज्यसभा में पहले जा सकता है या लोकसभा, किसी भी सदन में जा सकता है। लेकिन अगर यहीं पे उपराष्ट्रपति के लिए पूछे तो उपराष्ट्रपति जो सदस्य होता है वो राज्यसभा का होता है, तो उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है तो वह पहले राज्यसभा में जाता है। परंतु अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाए तो दोनों में से किसी भी सदन में जा सकता है। और जाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जो होता है किसी भी सदन के व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, लिखित सूचना देते हैं। 14 दिन पहले लिखित सूचना देते हैं, और उसके बाद जब 14 दिन पहले, और कितने सदस्य, 1/4, किसी भी सदन के 1/4 सदस्य लिखित सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देते हैं। और उसके बाद वह किसी भी सदन में जाता है। और जैसे कि सपोज दैट कि पहले वह राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा से जैसे ही 2/3 बहुमत से पारित होता है वह लोकसभा में जाता है, और लोकसभा से जैसे ही 2/3 बहुमत से पारित होता है उसी समय राष्ट्रपति का पद खाली समझ लिया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो महाभियोग है किस प्रकार की संस्था है, तो महाभियोग जो है वह अर्ध न्यायिक संस्था है। तो ये भी आपका कार्य। और आपसे पूछा जाए कि भारत में महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारत में महाभियोग का प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से भारत में महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मौलिक अधिकार के अधीन रखा है, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो निजता का अधिकार आता है वह फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार। और इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया। और इसका आर्टिकल क्या है, तो 12 से 35 तक इसके आर्टिकल हैं। मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स की संख्या कुल 7 थी। वर्तमान समय में इसकी संख्या कुल कितनी है, 6 है। तो पहला जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वह है आपका समता का अधिकार, समानता का अधिकार, जिसका आर्टिकल क्या है, तो 14 से लेकर 18 तक इसका आर्टिकल है। और दूसरा है जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार क्या आर्टिकल क्या है, तो यह 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21 आता है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में व्याख्या किया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में व्याख्या किया गया है, और इसी के अंतर्गत निजता के अधिकार को रखा गया है। अब यहाँ पे बातें करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को विस्तारित किया, जिसके अंतर्गत मान सम्मान के साथ जीना, स्वच्छ वायु, जल, पर्यावरण आदि के अंतर्गत क्या है, आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही रखा गया है। अब यहाँ पे होता है कि जब
आपका आपातकाल लगता है, ठीक है। तो आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपातकाल जब लगता है तो सबसे पहले कौन सा आर्टिकल निरस्त होता है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 निरस्त होता है। और बाकी सारे मौलिक अधिकारों को अगर निरस्त करना होता है तो राष्ट्रपति 359 आर्टिकल 359 का प्रयोग करता है, ठीक है। तो बाकी सारे छह के छह मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में कौन सा मौलिक अधिकार निरस्त नहीं होता है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 20 और आर्टिकल जो है 21, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। आर्टिकल 20 में क्या है, तो आर्टिकल 20 में जो रखा गया है उसमें है आपका प्राण और दैहिक, आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। और यहाँ पे गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में बातें की गई है। तो यह किसी भी दशा में निरस्त नहीं होता है। तो यह आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा निरस्त होता है, 19। कौन कभी भी आर्टिकल निरस्त नहीं होता है, तो 20 और 21। और अगर बाकी सारे मौलिक अधिकारों को निरस्त जब करना होता है तो किस अनुच्छेद का सहारा लिया जाता है, तो आर्टिकल 359 का राष्ट्रपति सहारा लेता है। तो हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होता है वो होता है आपका डी, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? प्रत्येक व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, या कानून के समक्ष समता का अधिकार, या जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर जो बात करते हैं कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है वह फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है इसका जो दूसरा राइट्स है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जिसका आर्टिकल 19 से लेकर 22 है। और इसमें जब आर्टिकल 19 को आप पढ़ते हो तो इसमें पहले 7 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन था 44वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1978 के जरिए संपत्ति के अधिकार को यहाँ से भी हटा दिया गया। और आर्टिकल 31 में भी संपत्ति का अधिकार था, इसको हटाकर कहाँ पर रख दिया गया, कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300 क में। तो आर्टिकल 19 में भी कुल आपके 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान समय में अब कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो इसमें जो पहली स्वतंत्रता थी वह क्या थी आपका, कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी 19(1) में। 19(2) में कौन था, शांतिपूर्वक किसी हथियार के बिना प्रदर्शन करना। तीसरा जो था स्वतंत्रता कि सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा जो था वह था आपका भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। पांचवा जो है वह क्या था आपका, कि अस्थायी रूप से भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और छठवां जैसा कि मैंने बताया कि वह क्या था आपका संपत्ति का अधिकार, इसको निरस्त कर दिया गया है। और सातवां जो था वह क्या था कि कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो इसमें जब आप पढ़ते हो 19C को, ठीक है, 19C को, इसी में लिखा गया है आपका कि सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और यह केवल और केवल किसके लिए है, तो केवल नागरिकों के लिए है, नागरिकों के लिए है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है बी, कि संस्थाएं और संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार केवल किसको है, नागरिकों का है। तो सही आंसर होता है बी। और पिछले क्वेश्चन में मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 39वां, 42वां, 40वां या 44वां? तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी के शासनकाल में साल 1976 में, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया था कि भारत के राष्ट्रपति को बिल्कुल ब्रिटेन के सम्राट की तरह बना दिया गया था। कि जैसे ब्रिटेन के सम्राट के पास अगर लोअर हाउस और अपर हाउस से किसी प्रकार की कोई सूचना गई तो वह सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने कर दिया था। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और वह भारतीय संविधान में 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं 1978 में, और उन्होंने, ठीक है, राष्ट्रपति के पास इतना ये चीजें कहा कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए कोई भी जो बिल है वह मंत्रिमंडल को भेज सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका कि आंसर जो आपका है डी, कि 44वां संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, यहाँ पर यह शक्तियां दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं और सूची 2 में स्रोत दिए गए हैं। तो सूची 1 में दिया गया है मौलिक अधिकार। तो जैसा कि आपने मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वह कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो 1 का 4 हो जाएगा। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड को आयरिश के नाम से भी लिखा जाता है। तो 2 का हो जाएगा 3।
उसके बाद मंत्रिमंडल सरकार की बातें कर रहा है, तो मंत्रिमंडलीय सरकार की जो प्रावधान लिया गया है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे पांचवा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध यानी कि संघीय सरकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो 4 का हो जाएगा 2। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक किस देश का प्रभाव पड़ा है, तो ब्रिटेन का पड़ा है इस चीज को। और भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 75% चीजों को लिया गया है। मिनी संविधान संशोधन किसे कहते हैं, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि इसमें से हमें यह बताना है कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, तो बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। तो हम क्या करते हैं, जनता ही अपने सरकार को निर्वाचित करती है। दूसरा कह रहा है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावनाएं अधिक होती है। तो ये चीजें हमने अक्सर देखा है कि जो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में सरकार चला रहा है, अगली बार जो चुनाव होता है तो उसी के सरकार बनाने की संभावनाएं अधिक होती है। एनसीईआरटी में पूरा फाइट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आपका सही है। और यहाँ पे होता है, तीसरा कह रहा है कि लोकतंत्र में प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। तो यहाँ पे सही है कि वह व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो या किसी भी कास्ट का हो, अगर वह 1 वोट डालता है तो काउंट भी क्या होता है, 1 होता है। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो उसका वोट कम काउंट होगा, अमीर है तो उसका वोट ज्यादा काउंट होगा, ठीक है। या यहाँ पर किसी उच्च कास्ट का है तो उसका वोट ज्यादा होगा और निम्न कास्ट का है तो उसका वोट कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों का मत क्या होता है, एक समान होता है। तो तीसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो सही आंसर होता है आपका बी। और जैसा कि मैंने बताया कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है, भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, हस्तलिखित, वो भी आपका भारत का है। आगे की बात अगर करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो अमेरिका में सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले लिखित संविधान का प्रावधान भी कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था। सबसे जो आपका बड़ा संविधान किसका है, भारत का। सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। तो इन सारे का, और साथ ही साथ गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्र का मतलब होता है कि वहां के राष्ट्र का प्रमुख का जो पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वह चुना जाएगा। जैसे कि भारत में जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ऐसा नहीं था कि वह रामनाथ कोविंद की कुछ लगती है, ठीक है, इनको चुना गया था। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्र के प्रमुख का जो पद होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं, और यहाँ पे कूट दिया है, आपको सही करना है। तो रक्षा मंत्रालय के विभाग कौन कौन से है, तो पहला आपका जो कह रहा है वह है रक्षा विभाग, आपका आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। दूसरा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी कि DRDO भी आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रक्षा उत्पाद विभाग भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन रक्षा वित्त विभाग जो है वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। रक्षा जो आपका वित्त विभाग है वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका सही होता है कि 1, 2, 3 जो है वह आपका जो होते हैं वह रक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, DRDO आया है, यह भी आपके रक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसकी स्थापना साल 1958 में की गई थी। और यहां पर आगे जो आपका जो आंसर सही होता है वह सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, 4 राज्य, 6 राज्य, 9 राज्य या 12 राज्य। तो यहाँ पे होता है कि सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में, ठीक है, मान्यता जरूरी है। तो आपका सही आंसर होता है ए। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि किसी भी, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए 3 प्रकार का प्रावधान किया गया है, ठीक है, कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनती है तो उसको 3 प्रकार की पार्टी, मतलब 3 प्रकार का प्रावधान दिया गया। पहला प्रावधान क्या कहा गया है, तो पहला प्रावधान क्या गया है कि लोकसभा का चुनाव हो या राज्यों में, स्टेट में विधानसभा का चुनाव हो, किन्हीं 4 अधिक, मतलब कि राज्यों में कुल डाले गए वोट का उन्हें 6%
ठीक है, 6% वैध मतों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दल तभी बन सकते हैं जब पार्टी को किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में लोकसभा की न्यूनतम कितनी 4 सीटें प्राप्त हों। तो वह लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कितना 6% वैध मत और साथ ही साथ यह लोकसभा में न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त की हों, तब इन्हें राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। दूसरा प्रावधान क्या है, तो दूसरा प्रावधान है कि किसी भी लोकसभा के चुनाव में यदि वह कुल सीटों का 2% सीट, ठीक है, लोकसभा के चुनाव में कुल सीटों का 2% सीट अगर उन्हें प्राप्त होता है जो न्यूनतम 3 विभिन्न राज्यों से प्राप्त की गई हो, ठीक है। तो जैसा कि आपने पता है कि प्रेजेंट टाइम में 545 जो सीटें हैं इनमें का आपका 2% अगर आप निकालते हैं तो अगर ये 2 सीटें और न्यूनतम कितने राज्यों में, तो 3 अलग अलग राज्यों में उन्हें मिलती है, तब जाके वह राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा जो कंडीशन है वह है कि किसी भी दल को न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता, ठीक है। तो 4 राज्यों में अगर वह स्टेट लेवल की पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का कार्य कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है, निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग करता है कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का या स्टेट पार्टी का दर्जा देता है या उनको सिंबल भी बांटता है और साथ ही साथ अगर उस स्थिति में न रहे तो उनको राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा से हटा भी सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका ये फैक्ट रहा, तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका ए। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान का जो पहला भाग है इसमें संघ के बारे में व्याख्या किया गया है, ठीक है, कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा और इसका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 है। भाग जो 2 है इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है जिसका आर्टिकल 5 से लेकर 11 है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, इसको भी आप। भाग 3 जो है, ठीक है, इसमें फंडामेंटल जो राइट्स है, मौलिक अधिकार की व्याख्या किया गया है और इसका आर्टिकल जो है 12 से 35 तक है। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भाग 4 जो है इसमें डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का व्याख्या किया गया है और इसका अनुच्छेद क्या है, तो 36 से लेकर 51 तक इसका अनुच्छेद है। और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो तो न्यायालय के द्वारा संरक्षित है, लेकिन डीपीएसपी जो है इसमें सीधे कहा गया है कि यह राज्य के लिए है और राज्य के पास अगर होगा तो वह देगा, नहीं तो डीपीएसपी राज्य के द्वारा मतलब न्यायालय के द्वारा संरक्षित नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका डी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, चौथी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या 12वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर बात करते हैं कि भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं का जिक्र किया गया है। शुरुआती दौर में जो था इसमें कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी। वर्तमान में इसमें भाषाओं की संख्या कुल कितनी हो गई है, तो वर्तमान समय में जो है आपकी भाषाओं की संख्या जो हो गई है, तो वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या कुल कितनी हो गई है, 21 हो गई है। अब यहाँ पे हर एक फैक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे कि आप जब पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 17, ठीक, सॉरी, भाग जो आप पढ़ेंगे 17, तो भाग 17 में जो है उसमें किसका कि राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है, राजभाषाओं का उल्लेख किया गया और इसका आर्टिकल क्या है, तो 343 से लेकर 351 तक इसका अनुच्छेद है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बात किया कि जो शुरुआती दौर में 8वीं अनुसूची थी इसमें भाषाओं की संख्या कितनी थी, 8 थी। आपका होता है 21वां संविधान संशोधन, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में, इसके तहत जो होता है कि सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1992 में और इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो था 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। और उसके बाद 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2003 में और इसके तहत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 14 से बढ़कर कुल कितनी हो जाती है, 21 हो जाती है। अब यहाँ पे होता है कि आर्टिकल, जैसे मैंने बताया कि राजभाषाओं को उल्लेख भाग 17 में किया गया और इसका अनुच्छेद 343 है और 343
1 में क्या कहा गया है, तो यह उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरिक होगी, किंतु संघ के शासकीय योजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ही माना जाएगा। तो ये कहा गया। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका सही आंसर होता है बी। 12वीं में आपने पता है कि नगर पालिका है, 10वीं में आपका दल बदल है और चौथी में आपका राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में चर्चाएं की गई हैं। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो यहाँ पर 6 है, 8 है, 12 या 5 है। ठीक है, तो जैसा कि आपने पता है कि भारतीय संविधान के जो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वह राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत में जो पहला चुनाव हुआ था साल 1951 और 52 में हुआ था, और उस समय भारत के जो राष्ट्रपति बने थे वह राजेंद्र प्रसाद बने थे, और इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1900 ठीक है 5 सालों के लिए। और उसके बाद आपका होता है कि इनका जो पहला कार्यकाल रहता है 1956, उसके बाद 1956 में जब चुनाव होता है तो पुनः यह राष्ट्रपति बनते हैं। तो यह कुल आपका कितने 5-5 आपके 10 वर्षों तक इधर पे रहते हैं। ठीक है, तो वह 1951 से। लेकिन आपने पता है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी जब 1950 को लागू किया गया था, तो इस समय भी इनको राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था। तो 1950 से लेकर 1952 2 साल ये, और 1952 से लेकर 1962 तक 10 साल ये। तो इस प्रकार से भारत में ये कुल आपके कितने 12 सालों तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। तो आपका इनके अगर कार्यकाल की बातें की जाए तो चुनाव के जरिए 2 कार्यकाल के लिए और 1 बार मनोनीत हैं। ठीक है, तो कुल 3 बार यह भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो सही आंसर होता है आपका सी। अन्य फैक्ट के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर आपसे बात किया जाए तो जो राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी इनके फैक्ट के बारे में। और आगे की अगर बात करें तो साल 1917 में राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के द्वारा सक्रिय रूप से चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भाग भी लिया था। और साथ ही साथ 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और साल 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 28 फरवरी साल 1963 को इनका निधन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र कर सकता है, पत्र लिखकर किसको, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को। तो आपने पता है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 33+1 है, और इन सभी को नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल सा फैक्ट है कि जो जिसकी नियुक्ति करेगा त्यागपत्र भी व्यक्ति उसी व्यक्ति को देगा। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका भी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। अब यहाँ पे होता है कि भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो व्याख्या की गई है आर्टिकल 124 में की गई है, और यहाँ पर इनके कार्यकाल के अगर बारे में बात किया जाए तो वह 65 वर्षों तक जो होता है अपने पद पर आसीन रह सकता है। और इसके मामले पर किसी भी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करती है। अब यहाँ पे आता है आपका, जैसे मैंने बताया कि 124 में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कॉलिजम के लिए सिफारिश पर नियुक्त करता है। कॉलिजम प्रणाली मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर होता है कि जो आंसर होगा आपका कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा कि निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से किसके द्वारा, तो आपका सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है डी। आगे की अगर बात करें तो भारत के संविधान का भाग 15 जो है, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में व्याख्या किया गया और इसका आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। निर्वाचन की व्याख्या भाग 15 में जिसका आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। अब यहाँ पे होता है कि भारत में के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की निर्वाचन से संबंधित पद्धतियां अपनाई गई हैं। पहला है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके तहत जितने भी आपके प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत होते हैं। और दूसरा होता है आपका कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरित मत पद्धति। तो जितने भी अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वह इसके जरिए होते हैं। हालांकि यहाँ पे बात किया है कि निर्वाचन आयोग का, तो निर्वाचन आयोग के गठन के अगर बारे में बात किया जाए तो 25 जनवरी
साल 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हम लोग निर्वाचन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका चौथा क्लास, जो कि पॉलिटी पे आधारित था और जीके जीएस पे आधारित था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।